जैसे कोई छूट उठ जाता है ना बेटा, तो रिकॉर्डिंग ले लिया करो ना, अपन साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करते हैं। किसी कोई अगर क्लास अटेंड नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग ले लिया करो, ठीक है। हाँ चलो बताओ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल क्या होगा? एग इज अ गैमेट, ओवरी। ओवरी, ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, ठीक है, ओवरी, ठीक है बेटा। तो भाई सीधी सी बात है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या था? गैमेट फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन सेक्स दो हार्मोन। ठो फंक्शन है बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, गैमेट और फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ओवरी दो काम करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा और एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। समझ आया बात? समझ आया? क्लियर है सबको? क्लियर हो रहा है? यस सर। ओवरी का दो काम है, एग और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना। फीमेल सेक्स हार्मोन का मतलब होता है जो फीमेल में ज्यादा बनता है, मेल सेक्स हार्मोन मतलब जो मेल में ज्यादा बनता है। दूसरा, फीमेल सेक्स हार्मोन का मतलब है ऐसा सेक्स हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो फेमिनाइन कैरेक्टर प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा और जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन से बनता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन से बनेगा, जैसे कि ओवरी इज अ फीमेल, हार्मोन जो बनेगा दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स ऑर्गन से दैट इज टेस्टिस, टेस्टिस से अगर जो हार्मोन बन रहा है वो मेल सेक्स हार्मोन होगा, है ना। अब इसको सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्लस मेलनेस या फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ठीक है, ये मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेलनेस के लिए मतलब मेल कैरेक्टर डेवलप कराएगा। कैसे? हाइट, जो सॉरी हमारा जो वॉइस है, लड़कों जैसी आवाज, लड़कों जैसी चाल ढाल, दाढ़ी मूछ, ठीक है, और स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। वही अगर हम बात करें फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा? फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब फीमेल कैरेक्टर, फीमेल जैसा चाल ढाल, ठीक है, फीमेल जैसी वॉइस, ठीक है, फीमेल जैसा बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, दाढ़ी मूछ ना आना ठीक है, समझ आ रहा है? और दूसरा एग प्रोड्यूक्शन में भी हेल्प करना, या जो भी फीमेलनेस के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो सब वो संभालेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करेगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये सारी चीजें होती है। अभी आगे देख लिए क्या क्या देखिए फीमेल सिस्टम में कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दो काम है, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन, एग और ओवा, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में क्या होता है? तो ओवरी होता है। तो ओवरी का वही दो काम होगा, एकदम सिंपल तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो देन उसके बाद अब आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का दो काम है, या फीमेल में ये एक तो गैमेट ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, दूसरा प्रेगनेंसी को होल्ड करने में हेल्प करेगा, ठीक है, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। क्लियर है इसका? चलो, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगा सबसे पहले भैया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, देन उसके बाद सर्विक्स, वेजाइना, एक्सेसरी ग्लैंड लाइक बर्थोलिन ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड में क्या आएगा? बर्थोलिन ग्लैंड। दूसरा मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड क्या बेटा इसका? बर्थोलिन, BARTHOLIN। फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ।
बर्थोलिन्स ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड। क्लियर है सबको? ठीक है भाई। रेणुका, Yes, sir. मीना, आप पहली बार आ रहे हो क्या बेटा? चलो, डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीजें देख ली। एक्सेसरी ग्लैंड में बर्थोलिन्स ग्लैंड देख लिया। तो कई बार आता है बर्थोलिन्स ग्लैंड कहाँ होता है, पोजीशन क्या है इसका। तो बर्थोलिन्स ग्लैंड जो होता है ये अराउंड वेजाइना प्रेजेंट होता है, वेजाइना के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेजाइना के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है ना, तो ये क्या करता है, सिक्रीट लुब्रिकेटिव फ्लूइड, सिक्रीट लुब्रिकेटिव लुब्रिकेटिव फ्लूइड, सिक्रेट लुब्रिकेटिव फ्लूइड। ठीक है, लुब्रिकेटिव अल्कलाइन फ्लूइड। क्लियर है इतना? Yes, sir. चलिए, अब अपन डायग्राम के थ्रू देखेंगे। हम लोगों ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देख लिया। अब एक एक करके उसका स्ट्रक्चर, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, उसको रहने दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। ऑनलाइन वाले अगर आपका कुछ रह जाएगा तो आप लोग बता देना, नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, आप लोग वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो एक डायग्राम देखेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। चलिए, तो ये डायग्राम आपके बुक में ऑलरेडी है। ठीक है, मेरे से अच्छा डायग्राम बुक में ऑलरेडी है आपका। ठीक है, मैं एक डायग्राम नॉर्मल सा बना रहा हूँ। अब देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या है, ओवरी है। यहाँ पर क्या है, ओवरी है। ठीक, अब ओवरी के पास में बिल्कुल आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ओवरी से अटैच बिल्कुल एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। ठीक है, इन है ना, इनफंडिबुलम। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि इनफंडिबुलम क्यों नहीं, है ना। तो इनफंडिबुलम इसीलिए नहीं है क्योंकि इनफंडिबुलम भी फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। तो फेलोपियन ट्यूब कहाँ से कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, समझ आ रहा बात? इसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, है ना। फेलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं हम, ओविडक्ट, ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब को हम और क्या बोल देते हैं, ओविडक्ट। क्लियर है ये? ठीक है, Yes. चलो। हाँ, तो इनफंडिबुलम एक ऐसा दिख रहा है बेटा, इस टाइप का, जैसे मेरा हथेली है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो ओवरी को ऐसा पकड़ के रखता है। एक्चुअल में ये ओवरी को पकड़ता नहीं, ओवरी के ऊपर बस ऐसा अटैच रहता है। तो इनफंडिबुलम में आपको ऐसा फिंगर लाइक दिख रहा है ना। आप सोच रहे हो सर 5 क्यों नहीं है, 5 से ज्यादा, तो ये इंसान का हाथ थोड़ी है। ठीक है, तो ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिम्ब्रिये। इसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिये, फिम्ब्रिये। ठीक है, और इस फिम्ब्रिये में आपको छोटे छोटे से कुछ ओपनिंग दिखेगा। इस फिम्ब्रिये में छोटे छोटे से ओपनिंग दिखेंगे। इस ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्टिया। इस ओपनिंग को बोलते हैं
ऑस्ट्रिया, है ना। चलो बताओ भाई अर्लीन, ऑस्ट्रिया कहाँ पढ़े हो आप? ऑस्ट्रिया कहाँ पढ़े हो? सर मैं बताऊं? सर पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, हाँ ऑस्ट्रिया पढ़े हो आप लोग? फाइलम पॉरीफेरा में ऑस्ट्रिया पढ़े थे हम लोग। पोर्स को बोलते हैं ऑस्ट्रिया। तो वैसे ही फिम्ब्रिये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। ये छेद में जब ओवरी से एग रिलीज होगा, ठीक है, तो जब ओवरी से एग रिलीज होगा, दैट इज फीमेल गैमेट, एग और ओवा हम लोग देखे था ना, ये एग जो रहता है इसी ऑस्ट्रिया के थ्रू इसके अंदर घुसेगा और यहाँ तक आएगा, दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन करके। समझ आ रहा बात आप लोगों को? आप लोग एक मूवी याद आती है ना मेरे को इसको देख के कि रोबोट, एक मूवी है रजनीकांत की, जिसमें आप देखे होगे ऐसा जब करता है तो उसके उंगली में छोटा सा छेद होता है और वहां से गोली निकलता है। देखे हो आप Yes, लोग? sir. क्यों भाई ऑनलाइन वाले आप लोग देखे हो? Yes, sir. रोबोट मूवी नहीं देखी है? हाँ चलो, तो वैसे ही छेद, तो जैसे ही समझ जाओ कि फिंगर्स में छोटे छोटे छेद है और वहां से एग जो रहता है वो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग या फीमेल गैमेट का काम कहाँ पर है भाई? एग क्यों मर रहा है? फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन, एग ओवरी में बनेगा बेटा, ये एग नहीं है बेटा, ओवरी एक एग बनेगा एक बार। अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ओवरी में जब एग बनेगा, एक महीने में एक एग बनता है, एक ओवरी से। दो ओवरी दिख रहा है, दो ओवरी है बेटा, एक ओवरी नहीं रहता है। एक महीने में यहाँ से बनेगा, दूसरे महीने यहाँ, तीसरे महीने यहाँ, चौथे महीने यहाँ से, पांचवें महीने अल्टरनेटिव बनता है। ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों ओवरी अभी बनाऊंगा, तू बना रही है तो मैं भी बना देता हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव बनता है एग का फॉर्मेशन। तो ओवरी में एग बनेगा, एग बनेगा और यहाँ पर ये पिकअप कर लिया जाएगा। देन एक सवाल बहुत आता है नीट में कि भैया एग यहाँ पर आ गया, चलो ये आ गया एग, ठीक है, एग आ गया, लेकिन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ है, कहाँ है? एम्प्यूला में। अभी ये क्वेश्चन 6 साल में 2 बार रिपीट हो गया है, क्या कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूला। क्लियर हो रहा है बात आप लोगों को? ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गए? इसके हाथ पैर तो दिख नहीं रहे, ओवल शेप का एग होता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होता है ना, सीलिया, हाँ हाँ, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो ये सीलिया के ऊपर एग जो रहता है ऐसा आएगा, यहाँ से पिकअप होगा और सीलिया इसको सीलियरी मूवमेंट के द्वारा ऐसा इस डायरेक्शन में मूव करते जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करते जाएगा और एग यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखे हो ना, कई जो रॉक स्टार लोग गाना वाना गाते हैं खूब एकदम, और पब्लिक एकदम नीचे रहती है स्टेज के और खूब एकदम पागल हो जाते हैं रॉक स्टार लोग, और गाना गाते गाते सब पब्लिक भी एकदम आ जाओ कूद जाओ ऐसे करके करते हैं ना, तो जाके एकदम कूद जाते हैं, ऐसे करके कूद जाते हैं। फिर उसके बाद सब लोग अरे इधर भी लाओ मैं भी टच करूंगा स्टार को, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर पीछे ले जा भाई तो ऐसे ले जाके फिर वापस फेंक देते हैं स्टेज, देखे हो? तो ये क्या हो रहा है? सीलियरी मूवमेंट, ऐसे हाथ से बस ऐसा 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 सीलिया का मूवमेंट इस डायरेक्शन पर होगा और एग यहाँ तक आ जाएगा। समझ आ रहा है बात? तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब में किस टाइप का एपिथेलियम होता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है ये। नीट में कम से कम 2 बार रिपीट हो गया पिछले 5 से 6 साल, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन आ गया है, समझ आया? तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इट इज सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। और कहाँ मिलता है? 2 आता है एग्जाम में, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इज सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। और कहाँ होता है बेटा? ट्रैकिया। हाँ, पिछले पिछले ट्रैकिया में, है ना। इन लोगों का भी आंसर आ गया है ऑनलाइन वाले लोगों का। ट्रैकिया, ट्रैकिया इज आल्सो सिलिएटेड एपिथेलियम, वहां भी सीलिया मिलेगा। अब सीलिया से क्या फायदा होता है? मूवमेंट। सीलिया जो होता है वो मूवमेंट के लिए होता है, किसी एक डायरेक्शन में कोई पार्टिकल का मूवमेंट। जैसे कि हम आप लोग फील किए होंगे
कि जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह चला जाता है, कभी धूल मिट्टी है, तो हम क्या करते हैं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो वो जो ऐसे करते रहते हैं, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कफ जो रहता है वो गले में आता है हमारे वॉलेंट्री रीजन में। वॉलेंट्री रीजन में आने के बाद क्या होता है, वो कफ को बाहर लाते हैं, और अगर क्लास में बैठे हो तो अंदर ले लेंगे, ठीक है। रोड में है तो बाहर स्पीड कर देंगे, और जहाँ पॉसिबल नहीं है वहां अंदर कर लेंगे। तो ये जो म्यूकस है वो यहाँ बना और यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा, तो सीरियरी मूवमेंट के द्वारा वो बाहर फेंक दिया जाता है। समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन अभी काफी ट्रेंड में है, काफी चलन में है। सीडेटेड एपिथेलियम, ठीक है, हॉलो हॉलो ट्यूब कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ट्रेकिया एंड फैलोपियन। ये भी एक हॉलो ट्यूब होता है और ये भी एक हॉलो ट्यूब है, ठीक है, लाइंड बाय सीडेटेड एपिथेलियम। क्लियर हो रहा है? दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लिए, दो क्वेश्चन जो आता है, ठीक है। तो कहाँ तक आएगा भैया, एफ कहाँ तक रीच करना चाहिए, बोलो, एम्प्यूला। तो क्वेश्चन आता है कि भाई साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो एम्प्यूला, ठीक है। चलो देन उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट देख लिया। तो फेलोपियन ट्यूब में इनफंडिबुलम, एंड ये हमारा फेलोपियन ट्यूब का बॉडी है, और ये फुला हुआ पार्ट होता है एम्पुला। तो यहाँ पर फुला हुआ थोड़ा सा जो पार्ट होगा उसको हम एम्पुला, तो हम बॉडी में कहीं भी फुला हुआ जो पार्ट होता है उसको हम एम्पुला बोल देते हैं। मालूम है आप लोगों को, ठीक है, बहुत जगह हम एम्पुला पढ़ते हैं। चलो, तो अब इधर देखो, एम्पुला जो रहता है ये यूट्रस है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यूटेरस है। तो यूट्रस से एम्पुला जो रहता है वो जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ज्वाइनिंग वाला पार्ट जो रहता है इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि फेलोपियन ट्यूब इज जॉइंड विथ यूट्रस बाय विच पार्ट, इस्थमस। इस्थमस भी किसके लिए डिनोट करते हैं, किसी जगह को जोड़ने, किसी जगह को जोड़ने के लिए, ठीक है। समझ आ रहा बात? चलो, तो हम लोगों ने फेलोपियन ट्यूब देखा, अभी यूट्रस नहीं देखा है। चलिए, देन उसके बाद यूट्रस देखेंगे। तो यूट्रस जो होता है, ठीक है, मेन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या बच्चे का जो मेन डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में होता है, ठीक है, पहली चीज। देन यूट्रस जो रहता है बेटा, इसकी कुछ लाइनिंग्स होती हैं जिसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वैसे आपको बता दो, फेलोपियन ट्यूब की 3 लेयर्स होते हैं, यूट्रस के भी 3 लेयर होता है, सर्विक्स का भी 3 लेयर होता है, ठीक है। बट मेनली हमको जो पढ़ना रहता है, मेनली हमको जो पढ़ना रहता है वो यूट्रस की लेयर्स हमको पढ़नी रहती है, ठीक है, क्योंकि इसी से हमको काम है आगे चल के। फेलोपियन ट्यूब के लेयर्स जनरली आपके सिलेबस में नहीं, तो हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक। तो अब यूट्रस का जो 3 लेयर है देखते हैं क्या क्या है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो रहता है दैट इज पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर जो रहता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब ये आप लोगों के बुक में दिख रहा होगा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये क्या क्या होता है, तो पेरीमेट्रियम क्या होता है, सिलोमिक एपिथेलियम है। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन बाहर से कवर्ड होते हैं एक एपिथेलियल मेम्ब्रेन से, तो वैसे ही पेरीमेट्रियम की एक आउटर मोस्ट एपिथेलियल सिलोमिक मेम्ब्रेन होता है जो इस ऑर्गन को बाहर से कवर करता है। जैसे हार्ट कवर होता है पेरिकार्डियम से, ये भी सिलोमिक एपिथेलियम होता है। लंग्स होता है, किडनी होता है, तो वैसे ही ये भी बाहर से, जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल बाहर से सिरोसा से लाइंड होता है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, तो भाई ऑनलाइन वाले लोग आप लोगों को मालूम है कि नहीं? सर। यस सर। अरे भाई, हार्ट आउटर मोस्ट एक एपिथेलियम से कवर्ड होता है दैट इज कॉल्ड यस सर। पेरिकार्डियम। लंग्स, लंग्स आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, आउटर मोस्ट, हाँ, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, पैराइटल एंड विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। देन उसके बाद अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, स्टमक की बात करें, तो उसका आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगा, सेरोसा। चलो आंसर आ गया है ऑनलाइन वालों का। हाँ बेटा, सिरोसा, ठीक है, अभी बताया हूँ, जबकि ना ध्यान नहीं है कि तो अभी जैसे बताया हूँ ये, ठीक है। तो वैसे ही सिरोसा, सरसों नहीं, सरसों,
नहीं है, सरसों नहीं है, ये चिरोता। ठीक है, चलो। सरसों बोलते ही सरसों का साग याद आ गया होगा। नहीं, नहीं खाते? अच्छा, सुनाई नहीं दिया? अच्छा, चलो ठीक है। तो वैसे ही बेटा, यूट्रस का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम, मायो वर्ड किसको डिनोट करता है? मायो वर्ड जहां भी आएगा मसल को डिनोट करता है। मसल, मायो का मतलब मसल, मसल को हम मायो वर्ड से, जैसे मायोकार्डियम, मसल ऑफ द हार्ट। ठीक है, मायोटोम, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। मायो, MYO, मायो जो रहता है वो मसल को डिनोट करता है। मायोकार्डियम इज मसल ऑफ द हार्ट। एक्चुअल में हार्ट का भी 3 लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट, और जो मायोकार्डियम होता है एक्चुअल में कार्डियक मसल उसी में ही प्रेजेंट है ना। हार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें जो पेरिकार्डियम, देन मायोकार्डियम, देन एंडोकार्डियम, तो ये पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, और ये जो बीच का दिखता है ना, ये बीच का में जो लाइन, दैट इज मायोकार्डियम। यही मसल होती है। हार्ट पूरा मसल नहीं होता है, आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट पतली सी जो मेम्ब्रेन होती है, दे आर डिफरेंट। ठीक है, बीच में होता है, तो मायो मतलब मिडिल। ठीक है, मसल। चलो, हो गया, क्लियर है? देन ये जो भी मिडिल वाला जो पार्ट है, ठीक है, देन एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, है ना। तो इनर लेयर को हम क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम। तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है, ये जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर लेयर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। अब यहाँ पर ये जो मायोमेट्रियम है इसमें मसल पाया जाएगा, मिडिल लेयर में मसल पाया जाएगा। तो कौन सा मसल होगा? वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये जो मसल होता है कौन सा होता है? इट इज इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, ये सब ध्यान रखते जाना। एंडोमेट्रियम, अब एंडोमेट्रियम के बारे में अच्छे से समझ लेना क्योंकि पूरा खेल इसी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो ये जो एंडोमेट्रियम है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बनाऊंगा ताकि मेरे को लिखते बने। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो रहता है इसमें 2 चीज ध्यान रखना। इट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट इज ग्लैंडुलर लेयर। ठीक है, एंड इट इज हाईली वास्कुलर। वास्कुलर का मतलब क्या होता है? जिसमें ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, ग्लैंडुलर लेयर जिसमें ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक होता है वास्कुलर जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो वास्कुलर का मतलब होता है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया बात? तो 2 चीज हमको ध्यान रखना है। ये ग्लैंडुलर लेयर होता है जो हाईली वास्कुलर है, मतलब जिसमें ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, सबका फंक्शन आगे आएगा। ठीक, इसको मैं हटाऊंगा, इसको आप लोग लिख लेना क्योंकि मेरे को और भी कुछ चीजें लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, लिख लिए? यस सर। ए बेटा, वहां पर कैचर करती इधर बना लेते। अब चलो, हो गया, हो गया, घर में कर। बहुत सारी चीजें लिखूंगा ना मैं, अभी और बच्चा है। चलिए, देन बाद में कर लेना। हटा दूं इसको? ऑनलाइन वाले लोग, हो यस गया? सर। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं हट जाता हूँ। सर हो गया। हाँ चलो, ठीक है। अब आते हैं बेटा, यूट्रस यहाँ खत्म हो गया। यूट्रस के बाद आपको क्या मिलेगा? सर्विक्स। यूट्रस के बाद आपको क्या मिलेगा? सर्विक्स। सर्विक्स के बाद आपको मिलेगा वेजाइनल कैनाल। देन उसके बाद मिलेगा वेजाइना, जिसमें आपको मिलेगा वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइनल ओपनिंग।
वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग। चलिए अब यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेसरी ग्लैंड होता है बर्थोलिन्स ग्लैंड, तो बर्थोलिन्स ग्लैंड आपको कहाँ मिलेगा, ये जो आपको दिख रहा होगा वेजाइनल कैनाल, इसके सराउंडिंग में आपको क्या मिलेगा, इस कैनाल के सराउंडिंग में आपको क्या मिलेगा, बोलो, बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड, जो कि अल्कलाइन, सॉरी, जो कि लुब्रिकेटिव फ्लूइड बनाएगा, है ना, क्लियर है ये। चलिए देन सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल या वेजाइना को मिला करके हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, तो क्या बोलते हैं हम, बर्थ कैनाल, ठीक है। सर्विक्स और वेजाइना या वेजाइनल कैनाल को मिला करके हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। क्यों बोलते हैं बर्थ कैनाल, देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ होगा यूट्रस में, इधर देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस में होगा, यूट्रस से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, दैट इज सर्विक्स और वेजाइना, तो इन दोनों कैनाल के द्वारा ही बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, बेबी आउट होगा, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में भी आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी आते हैं। हो गया, सर एक Yes, sir. डाउट, हाँ बोलो भाई क्या डाउट है। सर ये जो पाइप है इसी पाइप से बेबी बाहर आएगा, हाँ इसी से बाहर आएगा। तो सर ये तो बहुत छोटा है, बेबी तो थोड़ा बड़ा ही होगा, फिर बेटा स्ट्रेच होता है, तो सर पाइप टूट नहीं जाएगा। नहीं, यही तो कुदरत का खेल है बेटा, तभी तो पेन होता है, लेबर पेन क्यों बोलते हैं, बेबी बाहर नहीं आ पाता। एक सवाल है कि भाई इतने छोटे पाइप से ये कोई बहुत ज्यादा ब्रॉड पाइप नहीं होता है, कैनाल नहीं होता है, बहुत ही नैरो कैनाल होता है, इतने नैरो कैनाल से अब बेबी का बर्थ कैसे होगा, कुछ इंच का ही होता है, ठीक है, कैसे होगा, समझ आ रहा बात। और जो वेजाइनल ओपनिंग होता है वो भी कुछ इंच का ही होता है, तो इतने छोटे कैनाल या ओपनिंग से बेबी का बर्थ कैसे होगा, है ना, यस यही तो सर। है बेटा, इसी को तो बोलते हैं कुदरत का खेल। ये सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं है, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी एनिमल्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेच होता है, हाईली स्ट्रेच होता है, यूट्रस भी कितना बड़ा होता है, ठीक जितना। अब हाँ हाथ में ले लोगे आप, एक नॉर्मल यूट्रस, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का नॉर्मल यूट्रस जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा, कितना छोटा होता है, बेबी इतना बड़ा होता है, तो यूट्रस भी तो स्ट्रेच होता है, यूट्रस भी स्ट्रेच होगा, बेबी का बर्थ होगा तो ये कैनाल भी स्ट्रेच होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेच होगा, समझ आ रहा है बात। नहीं बेटा वो सब एक मैकेनिज्म होता है, एक रिफ्लेक्स होता है बॉडी का, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है बॉडी का। हम जब बेबी का बर्थ देखेंगे तो उस समय बताएंगे कि कैसे बाहर आता है ना, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है, प्लस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे ऑक्सीटोसिन वगैरह, ये सब का मैकेनिज्म होता है, कोई भी चीज अपने आप नहीं होता है इस दुनिया में, सबका सिस्टम सेट होता है, ठीक है, यस क्लियर हो सर। रहा है। और किसी कुछ डाउट है इसमें, फिर मैं इसको हटाने वाला हूँ। सर हो वो गया, वेजाइना ओरिफिक्स के नीचे वेजाइनल ओपनिंग है। हाँ वेजाइनल ओरिफिस को ही वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं बेटा, अलग अलग नहीं है। Yes, sir. ओरिफिस का मतलब ओपनिंग होता है, ओरिफिस का मतलब ही ओपनिंग होता है। हाँ बोलो बोलो, ओरिफिस, ओरिफिस, ओरिफिस बेटा स्पेलिंग
ORIFICE, ओरिफिस। हाँ बेटा, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल जो सर्विक्स को ही बोलते हैं। ये दिख रहा है बेटा, ये पूरा सर्विक्स है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट सर्विक्स है, और ये जो कैनाल दिख रहा है इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। हाँ, ये वेजाइना है, ये पूरा वेजाइना है। वेजाइना का जो कैनाल है उसको वेजाइनल कैनाल बोलते हैं। ये सर्विक्स वाला पार्ट है, इसमें जो कैनाल है पूरा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज सर्वाइकल कैनाल है। सर्वाइकल कैनाल है वेजाइनल कैनाल, दोनों को मिला करके बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, चलो देन अब इसमें से क्या चीज बचा, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, चलो तो सभी के पास एनसीईआरटी है। मेमोरी ग्लैंड का जो डायग्राम है ना, वो हम देखेंगे। एनसीईआरटी जो ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग डायग्राम रखे हो? यस सर। चलो अब इसमें से क्या क्या आएगा, क्या क्या देखना है। आपके पास एनसीईआरटी नहीं है बेटा, ले लो बेटा। हाँ अच्छा, लेके आया करो, बायो में आपको बिल्कुल लेके आना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम इधर उधर नहीं जाते हैं, है ना, और जाना भी नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है। आप कहीं कभी नोट्स देखते हो जबरदस्ती का लंदी फंदी डायग्राम, नहीं वो एक है जबरदस्ती का कुछ भी लंदी फंदी, अगर एक्स्ट्रा बायो में अगर कोई नोट्स में देखते हो तो लालच में नहीं आना है। इतना बढ़िया इतना एक्स्ट्रा कोई मतलब नहीं आता है। मैं जितना बता रहा हूँ मान के चलो। अरे बेटा हम लोग तो वही पढ़ाते हैं इतने साल से, हम लोग जो नोट्स देते हैं उसी में से ही आ रहा है, जो क्वेश्चन देते हैं उसी में से आ रहा है। ठीक है, आप जो 11th में जो पूरा मेरे से पढ़े हैं और मैंने जो टेस्ट दिया है, आप उसको उठाओ, वो सारे मेरी जो थ्योरी है और जो मेरे टेस्ट पेपर्स हैं 11th में जो मैंने दिया है, 11th हो चाहे 12th हो, ड्रॉपर वालों को भी मैं लगभग वैसे ही देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप उठाओ उस क्वेश्चन को, और पिछले 5-7 साल का 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो कि आपसे बनता है कि नहीं। बायो के मतलब मैंने जो पढ़ाया है और मैंने जितना नोट्स दिया है, 5 साल का पैटर्न अभी सेम है। उससे पहले जाओगे तो एक्स्ट्रा आता था। अभी जो एनटीए जब से आया है ना, 4 साल हुआ है। ठीक है, तो अभी 4 से 5 साल में पैटर्न जो है वो प्योरली एनसीईआरटी है। 5% जो इधर उधर का जो होता है वो एक्चुअल में इधर उधर का नहीं होता है, वो कभी समरी, ठीक है, कभी जो फर्स्ट पेज चैप्टर का या फिर 2-3 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, वो होता है। वो आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, आपने कैसे समझा, चीजों को कैसे रिलेट करके आप समझे हो, उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, आप टेस्ट पेपर डाउनलोड आप लोगों के पास होगा जो पीडीएफ, पीडीएफ नहीं है। मेरे जो पीडीएफ है नोट्स के वो देखो, और जो टेस्ट पेपर्स हैं आपके सभी के सभी जो टेस्ट हैं आपके पास जो ऐप में, वो सब खुलेंगे आपसे। सारे क्वेश्चन देखो, और सारे क्वेश्चन बनाने के बाद हमारे कोचिंग का ऐप है एंड्रॉइड में, सारे क्वेश्चन आप एक बार देखो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ 5 साल का पेपर सॉल्व करो। अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ा है, अच्छे से सारा जो मैंने जो टेस्ट में क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे अच्छे से आपको समझ आ गया, आप बना लेते हो, नहीं बनाया तो याद कर लेते हो और उसको समझ लेते हो। मैं आपको बता रहा हूँ बायो का जितना आप 11th का पढ़े हो, ठीक है, 5 साल का पेपर आप सॉल्व करोगे, आपका 80-85% आराम से बनेगा। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके ध्यान में ना हो, बट 80% से नीचे हो जाए। और आप 11th और दोनों को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ना 11th के कुछ चैप्टर जो होते हैं उसके क्वेश्चन 12th के साथ मिले जुले हुए हो, जैसे हार्मोन के कुछ क्वेश्चन यहाँ से अगर मैं दूंगा तो 11th में आप पढ़ के भी नहीं बना पाओगे। थोड़ा सा ये लेवल ऊपर का देते हैं और उसमें एक नॉर्मल बेसिक लेवल, वहां से एक क्वेश्चन उठा के इसके साथ जोड़ दिया जाता है। समझ आ रहा है? उस टाइप के क्वेश्चन पर 10% थोड़ा सा अटकोगे आप, और वो भी तब बनेगा जब 12th पढ़ लो। तो बहुत ज्यादा नहीं आता है, बिना मतलब के इधर उधर का नोट छानने का मतलब ही नहीं है। चुपचाप जो मैं नोट्स दूंगा, जो एनसीईआरटी बता रहा हूँ और जितना बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ ये आता है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, उतना पढ़ो। 80% से नीचे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ऊपर ही बनेगा। समझ आ रहा है बात? ठीक है, इवन तो मैं बता रहा हूँ बेटा, अभी जब से ये एनसीईआरटी बेस्ड हुआ है 60% क्वेश्चन जो है मेरे टेस्ट से ही आते हैं, जो मैं देता हूँ साल भर।
टेस्ट पेपर से ही एग्जैक्ट कई क्वेश्चन तो हूबहू क्वेश्चन उठा के सेम टू सेम क्वेश्चन सेम, ठीक है। तो ज्यादा इधर उधर का नहीं ध्यान मानना है, टेंशन नहीं लेना, वो ये पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, इधर के नोट्स उधर के नोट्स कोई मतलब नहीं। मैं नोट्स देता हूँ आप लोगों को, लेकिन पहले एनसीईआरटी की हैबिट डलवा रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ो, उसी की समझो, उसकी लाइन समझो, फिर मैं नोट्स आपको इजी फॉर्म में करके दूंगा। आपको दिया होगा मैं बहुत सारे नोट्स, ठीक है ना, वो और इजी फॉर्म होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। इधर उधर के जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं, चुपचाप थ्योरी पढ़ो और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एमटीजी का इसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है। तो 2 बुक आपके पास कंपलसरी होने, उसके बाद आप अगर ये 2 चीज कर लेते हो, एनसीईआरटी एंड एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन, देन आप इधर उधर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो हटा रहा हूँ इसको मैं, देखा देखी करना नहीं है ना, कौन क्या बोलता है कौन क्या समझता है, जो गाइडलाइन है वो फॉलो करो और जो सिस्टम है वो फॉलो करो बस। देखो एक चीज याद रखना, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चीजों को समझ के पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ भी लेते हो बहुत सारी चीजें बट आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब ही क्या हुआ, क्वेश्चन कब बनाओगे, जब रिवाइज कर पाओगे, रिवाइज करोगे तभी तो मेमोराइज होगा। और अगर आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, है ना, एग्जाम के समय आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इतने सारे पूरा सिलेबस ऐसा पड़ा रहेगा, आप कैसे रिवाइज करोगे। आपके पास सारी चीजों का शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए। जैसे मैं डायग्राम में मैक्सिमम चीजें मैं डायग्राम में ही बता दूँ, इतना मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजें आपको डायग्राम से पूछे, बोर्ड से बोर्ड वर्क से, ये कचर पट्टी जरूर लगता है बट मैक्सिमम चीजें यहीं से आ जाती है, समझ आ रहा है, ठीक है। मैं जो बोलते रहता हूँ कई बार ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट रहता ही है, आता ही है या आ चुका है, समझ आ रहा है बात। इधर उधर जबरदस्ती का भटकने की जरूरत नहीं है, 10 कुछ नोट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम प्रॉपर गाइडलाइन है, मान के चलो बेटा पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। कुछ इधर उधर का देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बायो में आपको एनसीईआरटी का इधर उधर देखने की जरूरत। मैं थोड़ा बहुत जो ज्यादा बताता हूँ या समझाता हूँ या नोट में दूंगा, थोड़ा बहुत 10-20% तो एक्स्ट्रा दूंगा, वो सिर्फ उन चीजों को समझने के लिए है जो कई बार एनसीईआरटी से नहीं समझ आती या क्लियर नहीं होता, बस समझ आया। चलो देन आगे आते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम देखो, अब सबसे पहली बात एक सवाल में पूछता हूँ, मेमोरी ग्लैंड जो रहता है वो मेल में होता है या फीमेल में होता है, हाँ बेटा किसमें होता है, ऑनलाइन वाले लोग आंसर करेंगे मेरे को, सर दोनों ऑनलाइन वाले, मेमोरी ग्लैंड मेल में होता है कि फीमेल में होता है, दोनों में हाँ बोलो भाई ऑनलाइन वाले लोग, सर दोनों में। आवाज नहीं आ रहा है रेणुका, सर दोनों सर में दोनों में होता है। ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो दोनों में होता है, मेल और फीमेल, क्यों, बिकॉज सर क्योंकि हम क्योंकि हम लोग मैमल्स हैं। हाँ क्योंकि हम मैमल्स, क्योंकि हम मैमल्स, आप मैमल्स हो कि नहीं हो, कि रेप्टाइल वेप्टाइल में आते हो, मैमल में आते हैं ना हम लोग, ठीक है, हम लोग मैमल में आते हैं ना। तो मैमल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो विदाउट एक्सेप्शन होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये जब एनिमल किंगडम पढ़ाता हूँ तो उस समय मैं पूछता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ठीक। तो अब प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। तो अगर हम क्लास मैमेलिया में किसी एक ऑर्गेनिज्म को लाते हैं तो उनमें मेमोरी ग्लैंड का होना बहुत आवश्यक है, अगर मेमोरी ग्लैंड नहीं है तो वो उस क्लास मैमल का ही नहीं है, बात खत्म, समझ आ रहा है बात, ठीक है।
तो मेमोरी ग्लैंड मेल फीमेल दोनों में रहेगा, बट डेवलपमेंट जो होता है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड फीमेल, वो एक अलग सेकेंडरी है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड मेल में रूडिमेंट्री होता है, मतलब प्रेजेंट है बट काम का नहीं। रूडिमेंट्री मतलब जो चीज है वो काम का नहीं। जैसे कई बार आप लोगों को बोलते हैं ना, ना पढ़ते हो ना घर का कुछ काम करते हो, निठल्ले हो, तो बोल देना हाँ हाँ मैं रूडिमेंट्री हूँ इस घर में, है ना, आई एम अ रूडिमेंट्री, क्या रूडिमेंट्री ऑफ दिस फैमिली। तो रूडिमेंट्री एक ऐसा चीज होता है जो है बट वो काम का नहीं होता है, जैसे मेमोरी ग्लैंड इन मेल। समझ आ रहा बात? ना ही उसका डेवलपमेंट होता है, ना ही वो फंक्शनल होता है मेल, बट होता है। समझ आया बात? ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में क्या है, वेस्टिजियल है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल क्या होता है? जो काम का नहीं है, काम का नहीं है। और रूडिमेंट्री रेड्यूस्ड फॉर्म में होता है। रूडिमेंट्री का मतलब जो रेड्यूस्ड फॉर्म में है, जो काम का नहीं है, ठीक है। और वेस्टिजियल ऐसा होता है जो प्रेजेंट पूरा है बट फिर भी काम का नहीं, ठीक है, वेस्टिजियल। हाँ, तो वेस्टिजियल भी है। चलो देन उसके बाद देखेंगे बेटा, मेमोरी ग्लैंड जो होता है फीमेल्स में, फीमेल में ही फंक्शनल होता है, फंक्शनल होता है, मेल में फंक्शनल नहीं होता है। ठीक, चलिए देन इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेमोरी ग्लैंड जो है उसका डेवलपमेंट जो है फीमेल में कब से स्टार्ट होता है। भाई सीधी सी बात है, एक एज तक के मेल फीमेल दोनों में मेमोरी ग्लैंड जो रहता है वो डेवलप नहीं होता है, फंक्शनल है ना, डेवलप नहीं होता है। प्यूबर्टी एज, ठीक है, प्यूबर्टी एज से ही, प्यूबर्टी एज, व्हाट इज प्यूबर्टी एज? 9 to 13 ईयर्स एक एवरेज है। बहुत सारे बुक में 9 से 12 लिखता है, किसी किसी में 10 से 13 साल रहता है। मैं एक एवरेज 9 to 13 ईयर्स प्यूबर्टी एज ले लिया। तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। कौन सा पिट्यूटरी, एंटीरियर या पोस्टीरियर? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, दैट इज कॉल्ड जीएनएच, ट्रोपिन हार्मोन। ये पिट्यूटरी, हाँ, तो ये प्यूबर्टी को स्टार्ट करता है, ठीक है, ये प्यूबर्टी को स्टार्ट करता है। तो जब ये प्यूबर्टी को स्टार्ट करेगा तो भाई ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, मतलब गोनेड पे एक्ट करने वाला हार्मोन, इसका मतलब क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन का मतलब गोनेड पे एक्ट कर। तो फीमेल में गोनेड क्या है, ओवरी, ठीक है। तो ये ओवरी पे एक्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया था ओवरी से दो चीजें बनेंगी, क्या क्या बोलो? पहला एग बनेगा, दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होगा? एस्ट्रोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो रहता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो मैंने आपको बताया था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जो भी फेमिनाइन कैरेक्टर है, साथ में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। तो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट भी इसका एक फंक्शन है। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक बॉयज बॉडी हेयर डेवलपमेंट, ठीक है, और पेल्विक गर्डल एनलार्जमेंट, ये सारी चीजों के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट जो रहता है एस्ट्रोजन के कारण होता है, सेकेंडरी सॉरी फीमेल सेक्स हार्मोन के कारण। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, प्यूबर्टी में भी एक क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। समझ आ रहा है भाई? ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग, बच्चे लोग, आता है ये सब एग्जाम में, ठीक है। तो क्या सर, अगर हम किसी एक मेल में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा दें या एस्ट्रोजन का इंजेक्शन डाल दें तो क्या मेल में भी मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो सकता है? बोलो, अगर हम आर्टिफिशियली किसी मेल में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा दें, चाहे मेडिसिन के फॉर्म में या फिर हम हार्मोन इंजेक्शन दे दें, हाँ, किसी भी तरीके से एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बहुत सारा बढ़ा दें, जैसे फीमेल में बढ़ता है प्यूबर्टी के समय, तो क्या पॉसिबल है मेल का मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट? बोलो भाई ऑनलाइन वाले लोग। यस जितना भी 11th में पढ़ा चुका हूं मैं,
सब बता चुका हूँ मैं अभी तो। ये हाँ बोलो बोलो भाई अभिजीत। नहीं पूरा लास्ट तक नहीं आए थे इसीलिए। हाँ बोलो भाई, आप भी लास्ट तक नहीं आए तो आता ही नहीं। हाँ बताओ, ऑनलाइन वाले लोग बताओ। यस सर। हाँ आंसर आया। क्या बोलते हैं बेटा उस कंडीशन को, ऑनलाइन वाले लोग? सर कंडीशन ऑनलाइन मेल में मेमोरी ग्लैंड का अगर एनलार्जमेंट होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एक वर्ड है जिसको बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया याद आ रहा है? ऑनलाइन वाले लोग को भी याद आ रहा है कि नहीं? ये हम हार्मोनल सिस्टम में पढ़े थे। गायनेकोमास्टिया जो रहता है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मेल। ठीक है, गायनेकोमास्टिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेमोरी ग्लैंड जो रहता है मेल में एनलार्ज। क्लियर है बेटा? तो भाई सीधी सी बात है, मेमोरी ग्लैंड के एनलार्जमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है भैया? एस्ट्रोजन। तो मेल में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी किसी कारण बढ़ गई तो मेल में भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो मेल में तो ये एबनॉर्मल है, मेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट एबनॉर्मल है, तो इसीलिए वो कंडीशन जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? गायनेकोमास्टिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कई बार आता है एग्जाम। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार आता है ये। गायनेकोमास्टिया क्या होता है? अब ये मैं इसीलिए पूछा हूं ताकि आप ये चीज को ध्यान रख सको कि एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज। समझ आया? तो मेल में एस्ट्रोजन कहाँ से आएगा? ऐसा कंडीशन होता है, अब किसी को जबरदस्ती हम इंजेक्शन तो ना लगाते हैं, होता है। तो मेल में फीमेल सेक्स हार्मोन कहाँ से आएगा, कहाँ से बढ़ जाएगा? हाँ हाँ चलो बताओ ऑनलाइन वाले। एड्रिनल कॉर्टेक्स। सुने हो आप लोग कभी एड्रिनल कॉर्टेक्स? एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर आपको मिलेगा एड्रिनल मेडुला, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपको एंड्रोजन मिलता है, सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन मेल और फीमेल दोनों बनता है वहां पर स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के पास ये रहेगा। ठंडी लग रही है क्या? हाँ थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। मेल और फीमेल दोनों में ये एड्रिनल ग्लैंड होता है, इससे हार्मोन्स बनते हैं, और जो भी हार्मोन्स बनते हैं वो मेल फीमेल दोनों में बनते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, 3 में से एक पार्ट से, बाकी 2 पार्ट में क्या होता है वो आप लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ के आओगे। ठीक है, 3 में से एक पार्ट से एंड्रोजन बनते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन बनता है। अब देखो इधर, इसका ये मतलब है कि मेल में भी एस्ट्रोजन दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन स्मॉल क्वांटिटी में बनता है, फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन स्मॉल क्वांटिटी में बनता है। समझ आ रहा है बात? ठीक है, बट ज्यादा क्वांटिटी में इसीलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि मेल में वाई क्रोमोसोम सप्रेस करके रखता है, और फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होने के कारण मेल सेक्स हार्मोन सप्रेस रहता है, इसीलिए फीमेल सेक्स हार्मोन ज्यादा बढ़ता है फीमेल में और मेल में। एक्स वाई जो है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वाई क्रोमोसोम क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम होगा तो क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो तो क्लियर हो रहा है बात? तो भाई इमेजिन करो कि इस एड्रिनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर हो गया। ट्यूमर क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ। भाई जैसे हाँ हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सेल ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल।
हाँ, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, एबनॉर्मल रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, ये जबरदस्ती का ग्रोथ हो गया। अब मुझे बताओ, मान के चलो कि ये एक सेल है, ये सेल एस्ट्रोजन बना रहा है, क्योंकि भाई एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, केमिकल है, कोई ना कोई तो बनाएगा, सेल ही बनाएगा, अपने आप तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो एस्ट्रोजन ये सेल बना रहा है। अब ये 4 सेल है, अगर ये 40 हो गया तो 10 गुना एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में, जिसके कारण मेल में एस्ट्रोजन बढ़ गया या फीमेल में टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बढ़ गया। तो इसी कारण कभी कभी फीमेल में भी मेल के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाता है, मेमोरी ग्लैंड जो एनलार्ज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। मेल में मेमोरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, तो जो भी फीमेल एड्रिनल ग्लैंड, ADRENAL, आपको स्पेलिंग समझ आ रहा है? आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरी स्पेलिंग समझने में, फिर उसके बाद आप लोग उस मेडिकल स्टोर के जैसे हो जाओगे जो अपने डॉक्टर का, आप लोगों को आदत हो गई है, जो ऑनलाइन वाले पढ़े हैं उनको आदत हो गई है, ठीक है, समझ आ जाता है। अब आप लोगों को समझ आ रहा है कि अच्छा मेडिकल स्टोर है, कैसे समझ जाते हैं भाई, आदत है ना, कब क्या बन रहा है। कई ऐसे लोग को मैं जानता हूँ जो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, मतलब एकदम, मतलब हम भी, हमारी जितनी एज है उससे ज्यादा उनकी प्रैक्टिस है, ठीक है। उन्होंने ऐसा लिखते हैं, ऐसा लगेगा साइन वाइन किए हैं क्या? समझ आ रहा है? बोर हो जाते हैं ना देख लिख के, वही 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 जीवन भर लिख रहे हैं, वही वही लिखने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। कई लोग असिस्टेंट रखते हैं दवाई लिखते, लिख भाई ये लिख। हाँ, समझ आया बात कि ये कैसे होगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को ये थोड़ा सा एक आइडिया हो गया होगा कि मेमोरी ग्लैंड का फीमेल में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और वो फंक्शनल कब होगा। तो मेमोरी ग्लैंड का मेन काम क्या है, बोलो? ये मैं हटा रहा हूँ, मेमोरी ग्लैंड का मेन काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन, Giving nourishment. हाँ, नरिशमेंट ऑफ बेबी। तो बेबी को नरिशमेंट देना है, उसके लिए उनको फूड चाहिए, दैट इज मिल्क, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया ये एनलार्ज हो, फंक्शनल हो, देन मिल्क प्रोड्यूस करे। तो हम लोगों ने देख लिया ये कैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा। देन उसके बाद 2 और हार्मोन का रोल आएगा मेमोरी ग्लैंड के ऊपर। एक आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, Prolactin. Oxytocin. हाँ ये देखो आंसर आ गया ऑनलाइन वाले लोगों का। Prolactin. हाँ 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 बेटा, बस सुन लिया तुम। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन एंड दूसरा ऑक्सीटोसिन, ये ब्लू में लिखा हूँ इसीलिए, पहला प्रोलैक्टिन एंड दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। ये सब मैं 11th में बता चुका हूँ। द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, तो ये दोनों हार्मोन कब निकलेगा, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। क्योंकि बच्चे को मिल्क कब चाहिए, बच्चा पैदा होगा तभी चाहिए, पहले थोड़ी ना बनेगा ये। तो ये हार्मोन की क्वांटिटी रहती है, आपके और मेरे में भी होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन से वैसे नहीं है कि फीमेल में होगा, मेल में भी होता है, बट बहुत ही लेस क्वांटिटी में होता है। समझ आ रहा बात? उसके बहुत सारे कुछ दूसरे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हाँ आएगा बेटा, समझ आया? तो प्रोलैक्टिन किससे क्या हो गया, मिल्क प्रोडक्शन। तो इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। समझ आ गया बात? इसकी क्वांटिटी कब बढ़ेगी भाई, जब इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तभी तो ये मेमोरी ग्लैंड में क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। देन मिल्क बाहर निकलेगा, तो बेबी जब मिल्क सक करना स्टार्ट करेगा तो ही मिल्क बाहर निकलेगा, ठीक है। तो मिल्क बाहर निकालेगा कैसे भाई, मेमोरी ग्लैंड, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर। मिल्क को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन की जरूरत होती
ठीक है, तो दैट इज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। क्लियर है? ये दोनों चीजें भर भर के क्वेश्चन आता है। ये जो दोनों है ना, भर भर के, मान के चलो इस बोर्ड से एक आध क्वेश्चन अगर आप अभी जाके बनाओगे क्वेश्चन तो आपको ढेरों मिल जाएगा। ये जितना है, ये हार्मोन दिख रहा है ना, जीएनएस, gynecomastia, ये बहुत मिलेगा। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन लिख देता हूँ, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर है? ऑनलाइन वाले लोग, आप Yes, sir. मिल को बाहर निकालना। हाँ बोलो भाई, परमिंदर क्या बोल रही हो? बोलो भाई परमिंदर, कुछ डाउट है? क्लियर है बेटा? यस ये सब हटा दूं तो अपने को ये समझ आ गया कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कब होगा, अपने को ये समझ आ गया कि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा, हमको ये भी समझ आ गया मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बाहर कैसे निकलेगा। अब हमको ये देखना है कि मेमोरी ग्लैंड में मिल्क कहाँ बनता है और वो किस रास्ते से बाहर निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये तो आते रहे हैं। अब क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मेमोरी ग्लैंड में साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कौन सा टिश्यू करेगा, एंड पाथवे ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि आजकल बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। समझ आ रहा है बात? तो अब मेमोरी ग्लैंड का जो डायग्राम है डायरेक्टली आप लोग वहां से देखो, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। बेटा सबके पास है, ऑनलाइन वाले लोगों के पास? Yes, sir. मैं इनको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये दिख रहा है बेटा, डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ऑनलाइन वाले लोग? हाँ आप लोग देखो बेटा, Yes. ये आप लोग लेफ्ट से राइट देखो, लंग्स दिखा, लंग्स, डायग्राम में देखो ना बेटा, रिब्स दिख रहा है, बोन दिख रहा है, ये कैसा है ये डायग्राम? सर डायग्राम नहीं दिख रहा। बॉडी अगर ऐसी है, इसको ऐसे काटें, इसको ऐसे काटें, ठीक है, ऐसे काटें, समझ आ रहा बात? ऐसे काटे हैं, तो काटेंगे तो क्या होगा, सबसे ये मेमोरी ग्लैंड जो रहता है वो कहाँ रेस्ट किया हुआ है, मतलब किसके ऊपर है? तो जो मसल है वो पेक्टोरलिस मसल है। आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? पेक्टोरलिस मसल दिख रहा है, पेक्टोरलिस मसल दिख रहा है। ऑनलाइन वाले लोगों को सुनाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, पेक्टोरलिस मसल, समझ आ रहा है? पेक्टोरलिस मसल के अगर आप पीछे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है? ये मैं पिछले क्लास में पिछले साल पढ़ाया हूँ। रिब्स के सर बीच, रिब्स के बीच में रहता है। रिब्स के कोस्टा भी बोला जाता है। इंटर का मतलब क्या होता है? दो के बीच में, जैसे इंटरसिटी ट्रेन होती है ना, दो सिटी के बीच में जो ट्रेन होती है। हाँ बेटा, पेक्टोरलिस मेजर मसल। अभी पेक्टोरलिस मेजर मसल क्या है? रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है बेटा, जैसे ये रिब है, के बीच बीच में जो मसल होगी दैट इज इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरनल दो टाइप का होता है, ठीक है। रिब्स के बाहर, इधर देखो, जैसे ये रिब्स है, अब ध्यान से देखो, ये रिब है, रिब के आसपास में इंटरकोस्टल मसल, इसके बाहर आपको जो मसल मिलेगा पेक्टोरलिस मसल। पेक्टोरलिस माइनर होगा, उसके ऊपर पेक्टोरलिस मेजर होगा, उसके ऊपर मेमोरी ग्लैंड रेस्ट करेगा, ठीक है। जैसे आप लोग बॉडी बिल्डर लोगों को, अच्छा ऑनलाइन वाले लोग मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आप लोगों को? यहाँ तो सिस्टम फॉल्ट है, Yes. आ रही है ना? चलो ठीक है। Yes. हाँ, तो आप लोग बॉडी बिल्डर लोगों को देखे होंगे, ऐसे ऐसे करते हैं, तो जो मसल्स दिखता है चेस्ट में दैट इज पेक्टोरलिस मसल। तो उस मसल के ऊपर मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है। समझ आ गया डायग्राम? समझ आ रहा है? अब मेमोरी Yes. ग्लैंड के अंदर अगर देखोगे तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर चारों तरफ बाउंड्रीज में आपको फैटी टिश्यू मिलेगा।
तो मेमोरी ग्लैंड का जो साइज होता है डिपेंड्स ऑन हाउ मच फैटी टिश्यूज आर प्रेजेंट। समझ आया? क्लियर हो रहा है? सर कहाँ पर रहता है? क्या बेटा? सर पेटी टिश्यू। फैटी टिश्यू मेमोरी ग्लैंड में होता है बेटा। आप देखो ना वहां पर पूरा जो फैट लिखा है नीचे, सबसे नीचे मेमोरी ग्लैंड का Yes, जो sir. डायग्राम है उसके नीचे दिख रहा है फैट। तो जो वो पूरा जो Yes. पेरीफेरी में आपको ना वही फैट मिलेगा। दिख रहा है डायग्राम? देखो बेटा ऐसा मत, Yes. डायग्राम दिख रहा है फैट पूरा बेटा, मतलब मेमोरी ग्लैंड के पूरे चारों तरफ आपको फैट ही मिलेगा। समझ आया? Yes, sir. चलो